Uh, Hello, Happy New Year, definitely, क्योंकि we are starting a new semester with the beginning of New Year, and definitely it is like a we are going to rewind our syllabus, as in we have seen what are the implications, policies, schemes that government of India has put forward for the development of India, for the growth of Indian economy. उसके साथ साथ एक बहुत important aspect आता है, that is international trade. And we are going to see the international trade aspect, क्या होता है ओवरऑल। मतलब हम एक स्टेप अहेड जा रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, देखते हुए कि इंटरनेशनल ट्रेड आपको कैसे आपके इकोनॉमी को एक साइज अप कर रहा है। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। इंटरनेशनल ट्रेड की हम जब बात कर रहे हैं तो बहुत बार ये पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है। हम बहुत बार ये देख सकते हैं कि रिटेलिटरी एक्शंस होते हैं। मतलब आप अगर यहाँ पर इंटरेस्टेड हो, दैट्स व्हाई एक्चुअली मुझे ये एक बेस क्रिएट करना था कि इंटरनेशनल ट्रेड जनरली दो कंट्रीज के बीच में, दो रीजन्स के बीच में होता है। तो अगर आपके दो कंट्रीज में अच्छे रिलेशन है, द ट्रेड विल बी गुड। लेकिन अगर रिलेशंस बुरे हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में प्रॉब्लम चल रहा है, इसका मतलब होता है कि आपके जो ट्रेड है, आपका जो ओवरऑल ग्रोथ का, इंटरनेशनल ट्रेड ये इंजन बोला जाता है ग्रोथ का, तो वो थोड़ा स्लो चलेगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके साथ साथ इट कैन बी द लीडर फॉर वॉर। दिस एस्पेक्ट कैन बी अ ग्रेट लीडर फॉर अ वॉर। बहुत सारे वॉर्स सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से हुए, इसकी वजह से हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे किस्से हम सुनने वाले हैं थ्रू आउट आवर जर्नी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। क्या है इंटरनेशनल ट्रेड, ये जानने के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड वाज अ की टू द राइज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ओवरऑल आपने जब देखा था वो प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये तीनों पॉलिसी का सबसे पहला बेस था इंटरनेशनल ट्रेड। और जैसे इंडिया के लिए वैसे ही हर एक कंट्री के लिए इंटरनेशनल ट्रेड एक की फैक्टर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए, अपना स्थान बनाने के लिए, अपना पोजीशन मेंटेन करने के लिए। Okay, in the global economy, supply and demand are therefore prices, both impact and impacted by global events. So जैसा मैंने बोला कि ग्लोबली जो भी इवेंट होता जाता है, कुछ भी, इट डजंट नीड टू बी रिलेटेड टू समथिंग रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, बट कौन सा भी इवेंट होता है, अगर टेररिस्ट अटैक अटैक है, अगर आपका सेंसेक्स या फिर नॉट सेंसेक्स ओनली, आपके स्टॉक्स नीचे गिर जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, या फिर जैसे क्रिसमस आ रहा है तो पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस मनाया जाता है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल इवेंट। और जब ऐसे टाइम पीरियड में ऐसे ग्लोबल इवेंट्स की वजह से हर एक कंट्री में, हर एक इकोनॉमी में, और इसकी वजह से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में सप्लाई और डिमांड जो होता है वो उसको इम्पैक्ट होता है। इसकी वजह से उसके प्राइजेस पे इम्पैक्ट चढ़ता है। पॉलिटिकल चेंजेस इन एशिया फॉर एग्जाम्पल could result in increase in cost of labor. So आपको पता है एशियन माइनर में भारतीय उपखंड, ओके, जनरली द प्राइस ऑफ लेबर ये बहुत कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें बैक ऑफिसेस के काम मिलते हैं। मतलब इंडियन पीपल के लिए, इंडियन ऑफिसेस के लिए काम आउटसोर्स किया जाता है फॉरेन कंट्रीज से। सो क्योंकि यहाँ पर लेबर की कॉस्ट कम है, मतलब जो लोग काम दे रहे हैं हमें, इनको कम पे करना पड़ता है लेबर्स को एज कम्पेयर टू द पेमेंट दे हैव टू डू इन देयर ओन कंट्री। ओके, सो अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे एशियन माइनर में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो लेबर है वो कॉस्टली हो जाएगा। ओके, दिस कुड इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर अमेरिकन स्नीकर कंपनी दैट इज बेस्ड इन मलेशिया। सो अगर एक स्नीकर कंपनी है जो मलेशिया में बसी है और अमेरिकन स्नीकर कंपनी है, तो वो स्नीकर्स की प्राइस, स्नीकर्स आपको पता है रेट, वो शूज, उनको स्नीकर्स बोला जाता है, तो स्नीकर्स की जो प्राइस है वो बढ़ेगी, क्योंकि मलेशिया में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से वहां पर लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ता है तो अमेरिका में जो कंपनी है जो स्नीकर्स बेचती है, इनका भी कॉस्ट बढ़ेगा और इसकी वजह से स्नीकर्स का प्राइस भी बढ़ेगा।
which would then result in increase in price changed for a pair of sneakers than American consumer might purchase at their local mall. सो लोकल मॉल में हमारे जैसे दुकान रहते हैं, वहां पर जाकर हम जो स्नीकर्स खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, उसकी प्राइस अमेरिकन नॉर्मल पीपल के लिए या फिर किसी भी कंज्यूमर के लिए बढ़ेगी, क्योंकि मलेशिया में कहीं किसी कोने में पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं. तो दैट इज काइंड ऑफ इम्पैक्ट वी हैव ऑन अवर नॉर्मल लाइफ. हमारे नॉर्मल लाइफ पे ऐसा कुछ इम्पैक्ट रहता है जो कुछ वर्ल्डली या फिर हम बोल रहे इंटरनेशनल इवेंट की वजह से रहता है. ओके, अ प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड टू द ग्लोबल मार्केट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट. तो जैसे कि हम हमारे कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में, दूसरे रीजन में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसका मतलब होता है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. एंड द प्रोडक्ट दैट इज बॉट फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट, तो हम अगर हमारे कंट्री में एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट. Imports and exports are accounted for the current account section. Just a minute. मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है, राइट? Yes. ओके, तो Yes. मे बी Yes. या श्योर, थैंक यू. सो मे बी अरबाज आप एक बार फिर से लॉग इन कर सकते हो सो दैट आपको मेरा आवाज सुनाई दे. ओके, सॉरी, मे बी क्या कर रही हूँ, उनको कैसे सुनाई दे रहा है ये. जस्ट अ मिनट. ओके, मुझे लगता है किसी का माइक ऑन रह गया है. कुड यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एक बार चेक करो. ओके, I'm really sorry. Let's start. So, जैसे कि हमने देखा एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है. इंपोर्ट सॉरी, import and exports are accounted for the current account sections in the country's balance of payment. अगेन ये सब जो चीजें हैं ये हम बहुत ही इन डेप्थ तरीके से देखने वाले हैं. व्हाट इज इंपोर्ट, व्हाट इज एक्सपोर्ट, व्हाट इज री एक्सपोर्ट, व्हाट इज करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, और ये सभी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. ओके, सो global trade allows wealthy countries to use their resources, for example, labor, technology or capital, more efficiently. So, global trade की वजह से आप स्पेशलाइज्ड लोगों से काम करवा सकते हो, आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, अच्छा कैपिटल कलेक्ट कर सकते हो. So that is again very important thing if we consider for a global trade. Okay, डिफरंट कंट्रीज आर एंडोड. एंडोड मतलब उनके पास ज्यादा रहता है, विपुल प्रमाणात असणं असा मराठी वाक्प्रचार आहे. सो उनके पास ज्यादा रहते हैं. द डिफरेंट कंट्रीज आर एंडोड with different assets and natural resources, land, labor, capital and technologies etc. तो हर एक कंट्री के लिए उसका एंडोवमेंट बहुत अलग अलग रहता है. जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया जैसी नेचुरल एंडोवमेंट बहुत ज्यादा है. इनके पास नेचुरली अवेलेबल चीजें जैसे कि मिनरल्स या फिर ये चीजें बहुत ज्यादा रहती है, तो इनका इस्तेमाल करके वो ग्लोबल ट्रेड कर सकते हैं. दिस अलाउज सम कंट्रीज टू प्रोड्यूस द सेम गुड्स मोर एफिशिएंटली. तो एक ही चीज अच्छे से आप बेच सकते हो. इन द सेंस इंडिया इज मोर फेमस और इंडिया वॉज मोर फेमस फॉर स्पाइसेस. मसाल्याचे पदार्थ विकण्यासाठी भारत खूपच फेमस कंट्री होता त्या पूर्वीच्या काळात. सो क्योंकि हमारे पास नेचुरल एंडाउमेंट था स्पाइसेस के लिए, तो हम अच्छे से एफिशिएंटली वो बेच सकते थे एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्रीज. इन अदर वर्ड्स, मोर क्विकली एंड विथ लेस कॉस्ट. तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है, हम ज्यादा अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा सप्लाई कर सकते थे और उसकी कॉस्ट भी कम होती थी. देयरफॉर they may sell it more cheaply than other countries. If a country cannot efficiently produce an item, it can obtain it by trading with another country that can. This is known as specialization in international trade. So definitely we are going to go through all these concepts. Don't worry about it. Just that let's see what is international trade if we have to see it in a 1 minute. Okay.
क्या लिया जाता है. ओके, सो क्रूड पेट्रोलियम के प्रोडक्ट, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, कोक, ब्रिकेट्स, पर्ल, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स. मतलब जैसे आपके हीरा, रूबी, मतलब ये सब जो चीजें होते हैं, डायमंड, रूबी, तो ये प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन होते हैं. ओके. वीडियो में, क्योंकि आपको ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप इससे आगे देखते जाओगे तो. ओके, सो मुझे लगता है आप जो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती थी, दैट वाज अबाउट कि आप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जब. कितने जने? इज देयर एनीथिंग यू वांट टू शेयर विथ मी, बिकॉज आई कैन सी you, I can hear you talking. If you want, you can share it with me, okay, but not among yourself. hmm? आप आपस में बात मत कीजिए, मुझसे बात कीजिए, दैट वुड बी गुड. अगर आपको आपस में बात करनी है तो मैं आपको 5 मिनट दूंगी एक्स्ट्रा के लिए. ओके, सो लेट्स, दैट्स व्हाई आपको क्या एक्चुअली ये पूरे के पूरे सिलेबस में पढ़ना है, दैट इज लाइक अ झलक. ओके, आपको सिर्फ एक ग्लिम्स देना था कि आपको क्या देखना है इस पूरे सिलेबस में. तो आपको ये सब चीज़ें, कुछ थियरीज है जिसके हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड कंट्री के लिए कैसे बढ़ सकता है, इसके बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने ऐसे थियरीज बनाए हैं कि आप कैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा सकते हैं, और उसके थ्रू हम देख सकते हैं. सो लेट्स जस्ट मूव थ्रू योर बुक. These are again some snaps from your book. So, international trade is a subfield of economics which analyzes the patterns of international trade, the origin, and the welfare implications. Okay, इंटरनेशनल ट्रेड एनेबल्स ग्रेटर कंपटीशन. तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हेल्दी कंपटीशन बनता है. कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइजेस है तो हमें कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी चीजें अवेलेबल होती है. एंड ब्रिंग्स चीपर प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर, और हमें हमारे पास चीपर प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती है. The importance of international trade was recognized by political economists like Adam and David Ricardo. International trade is is a trade across the political boundaries of the country. तो हमेशा जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करने वाले हैं, वी आर कंटिन्यूइंग विद द पॉलिटिकल इकोनॉमी. सो वी आर नॉट ओनली गोइंग थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड ब्लॉग्स और समथिंग लाइक दैट, वी आर गोइंग थ्रू द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑल्सो. ओके, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो होते हैं कंट्री के, उसके हिसाब से जब ट्रेड चलता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. It consists of exports and imports. Exports trade refers to the sale of commodities and services by a particular country to other countries of the world. जैसे हमने बोला, एक कंट्री से अगर हम दूसरे कंट्री में सेल कर रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड. ओके, और अगर उल्टा है, इसका मतलब इम्पोर्ट ट्रेड ऑन द अदर हैंड डील्स विद द परचेस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर कंट्रीज बाय पर्टिकुलर कंट्री. अगर इंडिया किसी और कंट्री से कुछ मंगवा रही है, जैसे कि आपके आईफोन्स है, सैमसंग के फोन्स है, तो हम जब वो मंगवा रहे हैं, गुच्ची के बैग्स है, लिवाइस की जीन्स है, आपके वट एवर, देर आर मल्टीपल ब्रांड्स आउट देयर. सो ये सब चीजें हैं, दे आर कॉल्ड इम्पोर्ट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल, वेन इंडिया सेल्स जेम्स एंड ज्वेलरी, sugar, software,
and ready-made garments, it constitutes as exports. Similarly, when India purchases goods and services from America, Britain, Germany and Japan, it becomes its import trade. So हम जब ऐसे कई सारे कंट्रीज से कुछ खरीदते हैं, that becomes our import. Exports bring foreign trade, foreign exchange, and imports involve spending of foreign exchange. तो डेफिनेटली पैसों की बात आती है अगर हम खरीदारी करते हैं या फिर बेचते हैं कुछ, तो ये जो खरीदारी की वजह से हम पैसे डालते हैं वो हम फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्मेट में डालते हैं. इसका मतलब है हम रुपए से ट्रेड नहीं कर सकते. अगर हम अमेरिका से ट्रेड करें, हमें डॉलर्स में ट्रेड करना पड़ता है. मतलब जब भी हम किसी और कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, हमें उनके फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करना पड़ता है. सो जैसे जापान के येन्स होते हैं, ओके, यूरोपियन रीजन देखा तो यूरोज रहते हैं, इंग्लैंड के पाउंड्स रहते हैं, ओके. सो ये सारी जो चीजें हैं इसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ता है, और जो करेंसी में आप करते हो दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज. इंपोर्ट की वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर के कंट्रीज में चला जाता है, बिकॉज यू पे फॉर वॉट एवर यू हैव बॉट, ओके. और एक्सपोर्ट की वजह से जैसे कि हम कुछ सेल कर रहे हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आता है. बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में होना दैट इज अ ग्रोथ एस्पेक्ट. हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही जरूरी होता है. The elasticity of demand for exports and imports determine the gain from the international trade. तो इंटरनेशनल ट्रेड से हमें क्या फायदा मिलेगा, ये जो आप इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी इलास्टिसिटी से डिटरमाइन किया जाता है. इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इनइलास्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट्स कॉज लॉस ऑफ नेशन. अगेन, अगर आई डोंट नो एमसीक्यू एग्जाम होगी या फिर, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, वी आर नॉट गोइंग टू द एग्जाम, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे डिटेल जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं. जैसे कि यहाँ पर बोला गया है इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट. मतलब अगर आपके एक्सपोर्ट को इतना डिमांड नहीं है, अगर आपने प्राइस बढ़ाए तो आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, मतलब लोग कम खरीदेंगे. ऐसी अगर चीज़ है, या फिर आप जो इंपोर्ट कर रहे हो जैसे मेडिसिन जैसी चीजें अगर जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो इंपोर्ट करना आपको जरूरी ही होता है कितने भी प्राइस बढ़े तो जैसे उसे बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट. और जैसे मैंने बोला कि इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट मतलब अगर आपने प्राइजेस बढ़ाए तो शायद लोग नहीं खरीदेंगे, बाहर के लोग. तो अगर ऐसी चीज है, इसकी वजह से आपके नेशन को लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर आपका इनइलास्टिक डिमांड है आपके इंपोर्ट के लिए, तो पैसे कितने भी ज्यादा देना पड़े आप मेडिसिन लेंगे ही लेंगे, तो इसका मतलब है आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, आपको लॉस हो जाएगा. उल्टा अगर आपके एक्सपोर्ट इलास्टिक है तो क्या होगा, जैसे ही आप थोड़ी प्राइस बढ़ाएंगे या फिर थोड़ी क्वालिटी चेंज करेंगे, कुछ भी ऐसे करेंगे, वहां के लोग उसको पूरा ना बोल देंगे, तो वो खरीदेंगे नहीं. जैसे आपके मैंगोज के बारे में, अल्फांसो मैंगोज के बारे में, हमारे कंट्री के कोकण के अल्फांसो मैंगोज के बारे में ऐसा हुआ था कि वहां पर क्योंकि वो कार्बाइड जैसे कुछ फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे जो यूरोपियन कंट्रीज में बैन थे, तो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट जो अल्फांसो मैंगो का एक्सपोर्ट किया गया था वो पूरा का पूरा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे मैंगोज बैन हो गए थे वहां पर, ओके. तो ऐसे जो चीजें रहती है, ये इलास्टिक डिमांड, मतलब मैंगोज की डिमांड इनइलास्टिक नहीं रहती, इलास्टिक रहती है. खाए तो भी ठीक है, नहीं खाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. तो ऐसे इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट की वजह से, या फिर इनइलास्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट्स. तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए. पहला एग्जांपल था कि एक्सपोर्ट के लिए इलास्टिक डिमांड क्या होता है, तो दैट इज मैंगोज की, जैसे मैंने डिमांड बोली आपको, कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुआ था तो उसकी वजह से भी लॉस होता है. और इनइलास्टिक डिमांड में मतलब अगर आप कोई मेडिसिन मंगवा रहे हैं अदर कंट्रीज से, तो वो आप मंगवा ही लेंगे क्योंकि आपको हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो कितने भी पैसे हैं आप लेंगे ही. तो दैट इज इनइलास्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, और उसकी वजह से कंट्री को लॉस होता है. वी कांट अवॉइड दैट लॉस, बट स्टिल कंट्री बेयर्स द लॉस. Internal and international trade. Internal or domestic trade means trade within the geographical boundaries of the nation or the region. It is known as intra-regional trade. International trade, on the other hand, is the trade among different countries.
जैसे कि अगर आप सिर्फ कंट्री में, सिर्फ रीजन में ट्रेड कर रहे हो, वी आर कॉलिंग इट एज इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड और इंट्रा रीजनल ट्रेड। 3 नाम बोले, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड और इंट्रा रीजनल ट्रेड। उसके हिसाब से अगर इंटरनेशनल ट्रेड ऑन द अदर हैंड इज ट्रेड अमंग डिफरेंट कंट्रीज और a trade across political boundaries। सो जैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बीच में जब ट्रेड होता है, वी कॉल इट एज इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, देन देर आर बेसिक सिमिलैरिटीज टू बी फाउंड बिटवीन इंटरनल और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सो कुछ सिमिलैरिटीज भी है दोनों भी ट्रेड के बीच में। both these trades are based upon division of labor and specialization। तो ये दोनों भी ट्रेड स्पेशलाइजेशन मतलब एक्सपर्टाइज पे डिपेंड होती है। when a certain parts of the country acquire specialization in the production of a certain things, trade inevitably takes place between them। तो जब भी ऐसे बात करो की हमारे यहाँ अल्फान्सो मँगो, हापूस आंबे खूपच चांगल्या प्रमाणावर मिळतात, खूप चांगल्या क्वालिटीचे, वी हॅव बेस्ट क्वालिटी ऑफ अल्फान्सो मँगोज, राइट? सो नाउ राइपिंग गुड kind of or cultivating good kind of Alfonso mangoes become our specialization, and the labor who is continuously doing the same work of ripening Alfonso mangoes, that becomes the division of labor। तो हमारे यहाँ से ऐसे मैंगोज बेचे जाना, दैट इज काइंड ऑफ ट्रेड। अगर हम हमारे ही कंट्री में हमारे ही पॉलिटिकल बाउंड्री के बीच में बेच रहे, दैट इज इंटरनल और डोमेस्टिक ट्रेड, इंट्रा रीजनल ट्रेड। अगर हम यहाँ से किसी और कंट्री में बेचते हैं, so that will be called as foreign trade or international trade। Okay, for example, Mumbai has specialized in cotton textiles, while Kolkata is the stronghold of a jute industry। ताग, जर तुम्हाला मराठी शब्द हवा असेल तर जूट इज ताग, तुम्ही नेहमी ज्योग्राफी मध्ये पाहिलं है। ओके, सो मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल में एक्सपर्टाइज है, लेकिन कोलकाता में अगर आप देखें तो कोलकाता में जूट इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हेंस ट्रेड बिकम इनएविटेबल बिटवीन द टू सिटीज। तो ये दो सिटीज में जहां पर दो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, तो ये दो सिटीज में जो भी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, इनके बीच में ट्रेड होगा। मुंबई से आपका कॉटन उठाया जाएगा, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन क्लोथिंग उठाए जाएंगे और कोलकाता में बेचे जाएंगे। कोलकाता से जूट, जो भी टेक्सटाइल्स होते हैं, जूट इंडस्ट्री से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट मुंबई में बेचे जाएंगे। ओके, likewise international trade takes place between two countries on account of division of labor and specialization। सेम तरीके से सिर्फ सिटी बदलो, उसके यहाँ पर कंट्रीज के नाम डाल दो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज स्पेशलाइज्ड इन जूट while Egypt has acquired specialization in cotton। So Egypt has a specialization in production of cotton things और इंडिया में जूट के लिए वो स्पेशलाइजेशन है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का अगर हम बात करेंगे, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, तो हम इजिप्ट को हमारा जूट बेचेंगे और इजिप्ट से हम कॉटन की चीजें खरीदेंगे। दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, and we find these kind of basic similarities between internal and international trade। Okay, international trade takes place because of following reasons। तो this is kind of secret thing for you कि अगर ये 6 रीजंस है, वो आप पूरे के पूरे आपके मतलब मन में पूरा ऐसा बना लेते हो पूरा मन, और ये पूरा का पूरा पढ़ लेते हो ये 6 चीजें, देन आपके लिए ये पूरा का पूरा पोर्शन है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि ये ही एस्पेक्ट बार बार आपके हर एक थियरी में, हर एक लेसन में आने वाले हैं। ओके, सो ऐसे ये कौन से 6 चीजें हैं? पहले, ह्यूमन वांट्स आर वैरिड and unlimited, and no single country possesses the resources to satisfy all these wants। तो जो ह्यूमन वांट्स है, जो लोगों की डिजायर्स है, लोगों की इच्छाएं है, वो वैरिड है, बहुत अलग अलग है एंड अनलिमिटेड है। सो देर इज नो सिंगल कंट्री, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है कि उसके सिटीजन्स की हर एक इच्छा वो पूरी कर सकती है। सो इसकी वजह से इंटरडिपेंडेंस बनता है। जैसे कि अगर मुझे थर्मल वेयर, मतलब जो ठंडी के लिए थर्मल वेयर लगता है, वो चाहिए, तो इंडिया में शायद वो अच्छा ना बने। ओके, तो वो मुझे शायद किसी यूरोपियन कंट्री से या फिर कोल्ड रीजन कंट्री से लेना पड़े, क्योंकि वहां पर वो कंटिन्यूअसली यूज होता है। लेकिन
अगर उनको यहाँ की पश्मीना चाहिए तो वो कश्मीर में बनती है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। तो उनको अगर यहाँ की पश्मीना चाहिए तो उनको इंडिया को कांटेक्ट करना पड़ेगा, शायद वो उनके पास भी नहीं बनती होगी। सो दैट इज काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस। दीज आर सम काइंड ऑफ बिग वर्ड्स दैट यू हैव टू लर्न। ओके, पहला, बहुत सारे ह्यूमन वांट्स एंड दे आर वैरिड एंड अनलिमिटेड, सो दैट्स व्हाई देर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज, एक दूसरे पर डिपेंड करना बनता है। देन फैक्टर एंडोमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट। तो हर एक कंट्री में नेचुरली क्या क्या अवेलेबल है, नेचुरली ये कंट्री किस चीजों के लिए सुटेबल है, ये डिफरेंट होता है। सो नेचुरल एंडोमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। Then international trade is the result of territorial or geographical division of labor and specialization of country. जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ लेबर चीप है, तो हम इंडिया को बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा काम आउटसोर्स होता है बहुत सारे कंट्रीज से। सो इंटरनेशनल ट्रेड का एक ऐसा भी रीजन है कि टेरिटोरियल, जैसे हमारे यहाँ लेबर्स ज्यादा है, शायद किसी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, तो इनके पास लेबर कम हो सकता है, उनके पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी रिलेटेड ज्यादा कुछ हो सकता है। तो हर एक रीजन का अलग अलग एक्सपर्टाइज होता है, अलग अलग जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर रहता है, स्पेशलाइजेशन रहता है, और उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगेन, देन लेबर एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, हर एक कंट्री में वो अलग अलग रहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर हाईली इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज। तो जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो रहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत ही इमोबाइल रहते हैं। मतलब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सभी के सभी पूरे फैक्ट्री के वर्कर्स नहीं लेके जा सकते, एक दो लोग जा सकते हैं लेकिन पूरे वर्कर्स नहीं जा सकते। तो इसका मतलब अगर मुझे टाटा की ही मोटर्स चाहिए तो हमें इंडिया से ही लेना पड़ेगा वो, क्योंकि टाटा का पूरा प्लांट इंडिया में ही। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लगते हैं टाटा मोटर्स को, वो इमोबाइल है और इसकी वजह से इंडिया में ही मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो 6 चीजें जो हमने देखी, जैसे कि इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज, फैक्टर एंडोवमेंट, देन जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बीइंग डिफरेंट, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बीइंग हाईली इमोबाइल। तो ये 6 चीजों की वजह से ये जो हमें पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ना है, वो पोर्शन पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ओके, ड्यू टू द अबव रीजंस डिफरेंट कंट्रीज स्पेशलाइज इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हर एक कंट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्शन बनता है, क्योंकि ये जो हमने 6 चीजें देखी वो। और अ कंट्री प्रोड्यूसेस एंड सेल्स दोज कमोडिटीज इन विच इट हैज मोर स्किल्स and efficiency, and in return purchases those goods from other country which is more efficient in the production of those goods. तो ऑब्वियसली क्या होगा, जिसके बारे में हमारे यहाँ एफिशिएंसी है, जिसके बारे में हम अच्छे से बना सकते हैं, वही प्रोडक्ट हम बनाएंगे और वो ही हम सेल भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास उसको ज्यादा बनाने की क्षमता, एफिशिएंसी, कैपेसिटी है। ओके, सो हमारे पास अगर वो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, वैसे ही किसी और कंट्री के पास, जैसे कि शायद चाइना के पास ज्यादा और कुछ बनाने की क्षमता है, तो उनको वो ज्यादा जो भी कुछ बनाएंगे वो हमें सेल करेंगे, और हम जो भी कुछ ज्यादा बना रहे हैं वो हम सेल करेंगे। मुझे पता है काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, बट होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है, बेसिक फैक्टर्स है। ओके, सो ये तो ठीक है कि हमने ये सब देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, री एक्सपोर्ट्स क्या है, और ऑल दोज थिंग्स। मतलब री एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज को इंपोर्ट करते हो आप पहले जैसे एक्सपोर्ट करते हो, फिर उस पर कुछ काम होता है, फिर से आप इंपोर्ट करते हो, उस पर कुछ काम करते हो, और फिर से अगर बेचते हो, दैट इज कॉल्ड री एक्सपोर्ट। ओके, सो ये सब चीजें तो नॉर्मल इकोनॉमिक्स की चीजें हैं, और हमारे पास पहले से ही बहुत ज्यादा थियरीज है। तो व्हाई डू वी नीड अदर थियरी, व्हाई डू वी नीड अनदर सेपरेट थियरी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाई डू वी नीड अनदर सेमिस्टर फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स? एंड दैट्स द रीजन वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू कंसिडर अंडर इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कि डिफरेंट जूरिसडिक्शन। ओके, सो जैसे ये आपको, अगर आप देख सकते हो, ये जो पहला वाला पैराग्राफ है उसमें आपको बताया गया है कि सेपरेट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड
is justified on the grounds of of a certain differences which are found between internal trade and international trade. The classic economists laid much emphasis on these differences between internal and international trade, and it was on the basis of these differences built up by the case for a separate theory known as classical theory of comparative cost. ये हमारी पहली थियरी होने वाली है जो हम पढ़ने वाले, ओके, क्लासिकल थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। लेकिन अभी नहीं, अभी हम ये देख रहे हैं कि क्या हमें ये थियरी एक्चुअली पढ़ने की जरूरत है भी या नहीं भी। ऑब्वियसली आपको पता है, आपको आंसर तो पता ही होना चाहिए कि हाँ जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी है। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जैसे कि एडम स्मिथ है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनकी वजह मतलब इनकी हिसाब से क्यों होना चाहिए, तो पहला है डिफरेंस इन जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन मतलब जहां पर एक न्याय संस्था का अपना खुद का राइट या फिर मतलब कुछ ऑर्डर देने का राइट चलता है, तो उस एरिया को जूरिसडिक्शन बोला जाता है। जैसे अगर आप दापोली कोर्ट के बारे में बात करें, दापोली सिविल कोर्ट के, तो वो सिर्फ दापोली के एरिया के बारे में ही कुछ भी ऑर्डर या फिर कुछ भी रिजल्ट्स दे सकते हैं, ओके। वो कुछ दिल्ली के यहाँ पर नहीं दे सकते, वो कुछ रत्नागिरी के बारे में भी नहीं दे सकते, सिर्फ दापोली के बारे में। सो जैसे कि आप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात कर रहे हो, इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, इट्स एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक आउटपुट विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, व्हाइल इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। तो सिर्फ शायद इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट है जो इंडिया में जो ट्रेड हो रहा है उसके बारे में कुछ वर्डिक्स दे सकता है, कुछ कमांड दे सकता है। लेकिन अगर ट्रेड श्रीलंका में हो या फिर पाकिस्तान में हो या फिर नेपाल, भूटान या फिर एनी अदर कंट्री, तो वहां पे आपके या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी फैसला नहीं चलेगा। वहां पर उस देश के न्यायालय का, उस देश के कोर्ट का फैसला चलेगा। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड थियरी की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास कॉमन जूरिसडिक्शन नहीं है, ओके। उसके बाद आता है कंपैरेटिव इमोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इमोबिलिटी मतलब ना हिलना यहाँ से वहां। क्या क्या नहीं हिल सकता, लेबर और कैपिटल। The capital and labor between two countries are not mobile or as mobile as between two different parts of the same country. तो जितना लेबर दापोली से मुंबई जा सकता है, जितने वर्कर्स दापोली से मुंबई जाने के लिए राजी हो सकते हैं, उतने डायरेक्टली दापोली से शायद श्रीलंका या फिर दापोली से शायद भूटान जाने के लिए राजी ना हो, ओके। इन अदर वर्ड्स, द लेबर एंड कैपिटल रिसोर्सेस आर more mobile within the country. It is on account of the greater mobility of labor and capital within the country that there is tendency for the equalization of the interest and wage rates. So similarly, क्योंकि एक ही कंट्री में, एक ही जूरिसडिक्शन में सिमिलैरिटी होती है वेज रेट में, जो अदर रीजन्स में, अदर कंट्रीज में अगर आप जाए तो वो नहीं पाई जाती। तो सिंपली आपके पास लेबर और कैपिटल के बीच में कम मोबिलिटी रहती है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। डिफरेंसेस इन प्रोडक्शन कंडीशंस, ओके। तो हमेशा ही हर एक कंट्री में अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन कंडीशंस बनते जाते हैं। समटाइम्स द प्रोडक्शन कंडीशंस डिफर फ्रॉम अ कंट्री टू कंट्री. This can be due to several reasons. For example, one country can be more advanced than other country in the science and technology. अगर आप इंडिया और अमेरिका के बारे में बात करें, तो similarly we can say that America has a better technological improvement, better science and technology implications as compared to India. Thus, the production cost will be lower in the former country. मतलब अमेरिका में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे कुछ काम है जो लेबर इंसेंटिव है, मतलब जिनके लिए लेबर ज्यादा लगता है, तो वो काम के लिए अमेरिका में ज्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, ओके। Besides, the production cost of the same commodity can be different in two countries on account of the economic policies of the two governments. So, आपका जो कॉस्ट रहता है ओवरऑल, या फिर दो कंट्रीज में इकोनॉमिक पॉलिसी रहता है, वो बहुत ही अलग अलग रहता है। तो उसके हिसाब से आपको इंटरनेशनल ट्रेड डिटरमाइन करना ये भी बहुत ही कठिन हो जाता है अगर आपके पास कुछ थियरी नहीं है तो,
ओके, देन देर इज अ डिफरेंट इन नेचुरल रिसोर्सेस एंड जोग्राफिकल कंडीशन. हमने ऑलरेडी देखा, अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाए तो बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे अलग टाइप के जैसे कि हम बोल सकते हैं हर्ब्स और स्पाइसेस होते हैं वहाँ पर जो अवेलेबल है. अफ्रीकन कंट्रीज में, इंडिया में कुछ अलग चीज़ें अवेलेबल होती है, अमेरिका में कुछ अलग, मेक्सिको में कुछ अलग. तो हर एक कंट्री का नेचुरल रिसोर्सेस और जोग्राफिकल कंडीशंस बहुत ही अलग अलग रहता है अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ द कंट्री, क्या हमारा एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से. then restrictions of on inputs, it's not input, it's a imports. Okay, restrictions on imports and exports. Generally speaking, there are no restrictions on the flow of trade between two parts of the same country. तो अगर आप इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में दो स्टेट में कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि आप राजस्थान से चुनरी, चुनरी जनरली या फिर जो पहनती है या फिर ज्वेलरी है अगर, या फिर ऐसा, तो वो महाराष्ट्र में नहीं ला सकता, ऐसा कुछ रूल नहीं है. या फिर महाराष्ट्र में अगर आप कुछ अलग चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में लेकर नहीं जा सकते और बेच नहीं सकते, ऐसा कुछ रूल नहीं है. जनरली एक कंट्री के बीच में, इंटरनल ट्रेड के बीच में ये प्रॉब्लम नहीं आता. लेकिन जब आप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात कर रहे हो तो देर विल बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज. बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं. बिसाइड्स इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेस रहते हैं, उसके बाद भी कुछ कोटा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, मतलब आप कितना इंपोर्ट कर सकते हो, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो. एंड दे आर ऑल्सो इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ अ वेरियस कमोडिटीज. आप क्या इम्पोर्ट कर रहे हो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट आपका रिस्ट्रिक्शन, आपको ये रिस्ट्रिक्शन दे सकती है. तो जनरली बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. ओके, देन देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन मॉनिटरी सिस्टम. जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको ट्रेड करना है तो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करना पड़ता है. there is since a country, no country has one common currency, there is no difficulties in मतलब एक कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो जैसे इंडिया में सिर्फ रुपीज में काम चल सकता है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट करेंसी होने के कारण आपको नंबर ऑफ करेंसी ज्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं. ओके, समटाइम्स देर इज अ scarcity of foreign exchange limits the size of imports from other countries. Besides, as the consequence of change in the monetary policies of different countries, there arises differences in their price levels as well. This encourage the flow of their national trade. So आपको जो अलग अलग तरीके की मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज के अलग अलग हिसाब रहते हैं, उसके हिसाब से भी नेशनल ट्रेड फ्लो होता है. डिफरेंस इन पॉलिटिकल यूनिट्स, अगेन वी आर टॉकिंग अ ह्यूज थिंग अबाउट पॉलिटिकल यूनिट्स, क्योंकि हर एक कंट्री की मतलब पॉलिटिकल यूनिट, पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग रहती है, उनका उसके हिसाब से काम चलता है. और जैसे कि ये पॉलिटिकल सिस्टम चलता है उसका, उसकी तरह से उनका गवर्नमेंट चलता है. तो आप कम्युनिस्ट कंट्री में हो, सोशलिस्ट कंट्री में हो, डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, डिक्टेटरशिप जहाँ पर है ऐसे कंट्री में हो, ऐसे हर एक तरीके से आपको ये सब चीजें हैं जो आपके इंटरनेशनल ट्रेड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है. डिफरेंस इन ग्रुप्स, तो इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन within the country among the same group, whereas international trade takes place between different cohort groups. इसका मतलब जनरली जिनके बारे में आप, जिनसे आप ट्रेड कर रहे हैं वो क्लाइंट्स या फिर हम जैसे ग्राहक, कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, वो डिफरेंट ग्रुप्स के होते हैं जब आप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं. द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लाइक बर्टिल ओहलिन एंड हर्बलर have regarded the international and internal trade as the similar and have argued that there is no need for separate theory of international trade. So इन्होंने क्या आर्ग्यू किया है कि हमें एक ऐसे अलग इंटरनेशनल ट्रेड थियरी की जरूरत ऐसी तो नहीं है. अकॉर्डिंग टू ओहलिन, इंटरनेशनल ट्रेड इज बट अ स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड. तो इनके हिसाब से क्या है, हमें कुछ ऐसे अलग ट्रेड थियरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जो इंटर रीजनल ट्रेड के बारे में हम जब बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड के बारे में बोलते हैं, तो इसको अगर हमें एक्सपांड करना पड़े तो हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात कर पाएंगे. इन द वर्ड्स ऑफ हबरलर, strictly speaking, it is neither possible nor essential to draw a sharp distinction between the problems of foreign and domestic trade. If we examine the alleged peculiarities
of foreign trade, we find that we are dealing with differences in degrees rather than such basic differences of qualitative nature as could warrant sharp theoretical divisions. मला माहिती आहे या क्षणी ह्यातलं काही लक्षात येत नाहीये, राइट? मुझे पता है ये बहुत ही हार्ड है लर्न करने के लिए, तो सिंपली सेइंग, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये बता पाऊंगी आपको कि ये जो है, जैसे कि ओहलिन है, हबर्लर है, तो इनके हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ आपको कुछ ये जो हमने डिफरेंसेस देखे जो पहले, उसके बारे में ध्यान देकर आपका थियराइज वर्जन निकालना होता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और ऐसा अगर वर्जन आप निकाल पाए देन यू आर गुड टू गो. ओके, हाउएवर इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट there do exist some certain basic differences between internal and international trade as stated above. तो जैसे हमने ऊपर देखे पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में, अदर चीज़ों के बारे में, नेचुरल एंडाउमेंट के बारे में, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, इमोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ऐसे चीज़ों के बारे में जो डिफरेंसेस देखे इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में, इसकी वजह से हमें इंटरनेशनल ट्रेड को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. ओके, और उसके लिए हम आगे वाले कुछ थियरीज देखने वाले हैं. लेकिन जो भी आज हमने ये सब देखा, इसका एक छोटा फेयर समराइजेशन देखते हैं. ओके, क्या अब आपको सुनाई दे रहा है? हाँ मैम. ओके, कूल. Is international trade. International trade refers to the exchange of goods and services from one country to another. In other words, imports and exports. Imports flow into a country from abroad, while exports flow out of a country and are sold overseas. There are two types of international trade: visible and invisible trade. Visible trade refers to the buying and selling of solid, tangible goods between countries, while invisible trade refers to the buying and selling of services. A nation's current account balance is the total visible plus invisible export. So आपने विजिबल और इनविजिबल ट्रेड के बारे में देखा. Could you please mute yourself? मुझे सुनाई दे रहा है आपके यहाँ से बहुत सारे आवाज. Minus all visible plus invisible imports. If an economy exports more than it imports, it has a trade surplus. On the other hand, if an economy's imports are greater than its exports, then it has a trade deficit. तो सिंपली अगर आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इंपोर्ट्स के हिसाब से, तो आपको ट्रेड सरप्लस होता है. सरप्लस इज अ प्रॉफिट, राइट? सो ट्रेड सरप्लस प्रॉफिट कब होगा? जब हमें एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसे मिलेंगे और इंपोर्ट्स में कम पैसे जाएंगे. इसका मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, तो ट्रेड सरप्लस. उल्टा हो जाएगा जब आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, ट्रेड लॉस हो जाएगा. ओके,
A nation's current account balance is the total visible plus invisible exports. Visible का होता है जो goods के export है, invisible होता है जो generally services के होता है. ओके सो अब जब विजिबल और इनविजिबल एक्सपोर्ट्स को ऐड करोगे और उससे विजिबल और इनविजिबल इंपोर्ट्स लेस करोगे तो आपको नेशन के करंट अकाउंट का पता चलेगा, करंट अकाउंट बैलेंस के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में. जैसे कि मैंने बोला ट्रेड सरप्लस में आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे या इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे, तो एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे. एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इंपोर्ट्स कम, मतलब ट्रेड सरप्लस. अगर उल्टा है एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा तो ट्रेड डेफिसिट. International trade benefits whole economies and consumers. Consumers have a greater variety of goods to choose from and are available at lower prices. If countries can trade, there is better allocation and utilization of resources. By competing against other nations, companies become more efficient and produce better goods. Countries that trade a lot tend to have lower unemployment than protectionist nations. International trade also enables countries to sell their surplus produce. And lastly, international trade fosters peace, goodwill, and mutual understanding between nations. Thank you for watching this Markets Business News video on international trade. So let's get it done for today, and we can I'll just share attendance sheet with you. Just a minute. मैंने आपके चैट बॉक्स पे अटेंडेंस शीट डाल दी है सबके लिए. देखो आपको मिल गई क्या? आपको सिर्फ एक लेक्चर की अटेंडेंस डालनी है. ओके वेट, डोंट डू दैट. मैं आपको जनवरी के यहाँ पर ओपन कर देती हूँ. ओके कूल. आपको जनवरी में लगानी है अटेंडेंस, डोंट फॉरगेट दैट. जनवरी 21 पीछे लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, नेक्स्ट हफ्ते से आगे वाला देखेंगे. ओके, अंटिल देन हैव अ नाइस डे.